दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उपदेशा क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोग देख रहे थे सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री। हम लोगों ने दोस्तों अब तक मिडिवल हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित प्रश्नों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 2011 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने ऑलरेडी दोस्तों कवर कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों ब्रिटिश नीतियों का आर्थिक प्रभाव, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों 2018 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया है। ठीक है, अब इस वीडियो में दोस्तों हम इससे आगे के जो हमारे प्रश्न दिए गए हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी में प्रश्न तो नहीं लेकिन दोस्तों फैक्ट जरूर रिपीट करते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, 2018 के प्रश्नों को हम देखेंगे। 2018 का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, सारे प्रश्न हमारे क्या हैं दोस्तों, वह परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए। ठीक है, तो चलिए 2018 के प्रश्न को हम देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ देखें एक बार। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री के तहत दोस्तों ब्रिटिश नीतियों का आर्थिक प्रभाव। ठीक है, पहला देखिए क्या कह रहा है। 2018 में जो पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या है, कह रहा है कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो याद रखिए दोस्तों, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक बार और देखें, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो याद रखिए दोस्तों, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों 2017 में पूछे गए प्रश्न की तरफ। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए देखिए, यहाँ 2017 में जो पूछे गए प्रश्न है वह कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था या थे। तो सही आंसर इसका मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी, यानी कि केवल 2 और 3 अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक बार और देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था या थे। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे अलेक्जेंडर रीड या अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ व्याख्या कह रहा दोस्तों कि मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले दोस्तों थॉमस मुनरो और कप्तान रीड द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। बाद में इसे दोस्तों बम्बई, बंगाल के कुछ हिस्सों, असम, कुर्ग आदि तक बढ़ा दिया गया, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को शुरू किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था या थे। तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो हम सही आंसर मार्क करेंगे। ऑप्शन सी केवल 2 और 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया गया है दोस्तों, याद रखिए यह 1793 में स्टार्ट किए गए अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, यहाँ 2015 में जो पूछा गया प्रश्न है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था या थे। क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था या थे। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हम, दादा भाई नौरोजी भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे और दोस्तों आरसी दत्त भी थे। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था या थे। तो सही आंसर मार्क करेंगे दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था या थे। तो पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है दोस्तों जी सुब्रमण्यम अय्यर, तो तीसरा है आरसी दत्त। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी 1, 2 और 3। और बढ़ेंगे दोस्तों आगे पूछे गए प्रश्नों की तरफ। ठीक है, सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलिए। चलिए बढ़ेंगे 2012 में जो पूछा गया प्रश्न है उसकी तरफ देखेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों ब्रिटिश नीतियों का आर्थिक प्रभाव मॉडर्न हिस्ट्री के तहत। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे
2012 में जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं, फैक्ट जरूर रिपीट करते हैं दोस्तों यूपीएससी की परीक्षाओं में, ठीक है। चलिए देखिए 2012 में जो पूछा गया प्रश्न है वह कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है दोस्तों पहला कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा कह रहा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। और तीसरा कह रहा है दोस्तों तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। कह रहा है उपर्युक्त में से कौन सा से अंग्रेजों की भारत को क्या थी? देन थी। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों कोई भी नहीं। क्या है? सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। यह पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ठीक है। दूसरा हमारा कह रहा है कि युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। फिर कह रहा है दोस्तों तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। कह रहा है उपर्युक्त में से कौन सा से अंग्रेजों की भारत को देन थी। तो हम सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। और व्याख्या यहाँ हम देखेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि उपरोक्त में से कोई भी कथन क्या है? सही नहीं है, ठीक है। कह रहा है क्योंकि इनमें से कोई भी अंग्रेजों की भारत को देन नहीं है, यह सब अंग्रेजों के आगमन से पूर्व ही क्या थे दोस्तों? भारत में प्रचलित थे, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन मध्य युग की देन है, ठीक है। अंग्रेजों से पूर्व ही शेर शाह सूरी व अकबर ने भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भूमि का विभाजन किया तथा उपज के आधार पर भू राजस्व का क्या किया? निर्धारण किया, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखेंगे कि युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग अंग्रेजों से पूर्व ही मुगल काल में होने लगा था। बाबर के द्वारा पानीपत का युद्ध जीतने के पीछे एक बड़ा कारण उसकी तोपखाना पद्धति थी। बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति, तुलगुमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि, रूमी विधि का प्रयोग किया। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटे तोपें तैयार की जाती थी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट भी याद रखिएगा। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत में तंबाकू व लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी। पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत की थी। क्या है? भारत में तंबाकू व लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी। पुर्तगालियों ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत की थी। तो तीनों पॉइंट हमारे दोस्तों जो कह रहे थे कि उपर्युक्त में से कौन कौन से अंग्रेजों की भारत की देन थी, तो इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए 2012 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। यहां देखेंगे क्या कह रहा है। यहां देखिए ऊपर, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ठीक है। क्या है? किसानों के द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। बिल्कुल सही है दोस्तों, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में। दूसरा कह रहा है दोस्तों सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो बिल्कुल सही है और सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक बार और देखेंगे कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों? विचार कीजिए, ठीक है। पहला कह रहा है हमारा किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ठीक है। दूसरा कह रहा है दोस्तों सरकार रैयत को क्या देती थी? पट्टे देती थी, ठीक है। तीसरा कह रहा है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा 1, 2 और 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कह रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा कह रहा है दोस्तों कि सरकार रैयत को पट्टे देती थी। और तीसरा कह रहा है कि कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे 2011 में जो पूछा गया प्रश्न है उसकी तरफ देखेंगे। यहाँ पे ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ, चलिए देखिए क्या कह रहा है दोस्तों हमारा। कह रहा है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूव्यवस्था प्रणाली लागू। क्या? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूव्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है। तो सही आंसर मार्क करेंगे उपर्युक्त में से ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, ठीक है। फिर देखिए
1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूव्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो सही आंसर मार्क करेंगे उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चले दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी में यदि प्रश्न नहीं रिपीट करते हैं दोस्तों, लेकिन फैक्ट हमारे जरूर रिपीट कर जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को जो हम लोग हल करते चल रहे हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उपदेशा क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ दोस्तों हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखते चलिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो कि 2011 में पूछा गया था। ठीक है, टॉपिक हमारा ब्रिटिश नीतियों का आर्थिक प्रभाव के तहत। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे प्रश्न। कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन के महत्वपूर्ण अंग थे। क्या है, देखिए फिर कह रहा है कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन के महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन कौन सी निधियां होम चार्जेज की क्या थी दोस्तों, संगठक थी। ठीक है, फिर से देखिए, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन के महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संगठक थी। ठीक है, तो पहला दोस्तों कह रहा है कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। क्या है, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। ठीक है, जबकि तीसरा पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों हमारा कि भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। जो सही स्टेटमेंट है उसको हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट और सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए कि भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन के महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संगठक या संगठक थी। ठीक है, पहला देखिए, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, जबकि तीसरा पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, याद रखें सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट और सेकंड हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। यहाँ देखिए ऊपर, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ। चलिए देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास और भारत का विभाजन। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास और भारत का विभाजन। चलिए 2023 में जो पूछा गया प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ, ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा, क्या है, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में क्या किया गया दोस्तों, अभिहित किया गया था। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के क्या है गवर्नर जनरल को दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था। तो 1833 का हमारा चार्टर एक्ट होगा। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था। तो 1833 का चार्टर एक्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे 2022 के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे 2022 में हमारा क्या पूछा गया प्रश्न है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास और भारत का विभाजन। ठीक है दोस्तों, चलिए 2022 में जो पूछे गए संबंधित प्रश्न है उसको हम देखेंगे। कह रहा दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे। तो सही आंसर दोस्तों हम मार्क करेंगे क्या, वह है दोस्तों हमारा न्याय प्रशासन। ठीक है दोस्तों, फिर है हमारा क्या, फिर हम मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा भू राजस्व, और फिर हम मार्क करेंगे दोस्तों पुलिस। जबकि स्थानीय स्वशासन दोस्तों हमारा क्या था, यह
हमारा दोस्तों रिजर्व सब्जेक्ट के तहत नहीं आता है। ठीक है, यह हमारा रिजर्व सब्जेक्ट के तहत नहीं आता है। फिर से हम प्रश्न को पढ़ेंगे, देखिए ध्यानपूर्वक कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन आरक्षित विषय माने गए थे? तो याद रखें दोस्तों, न्याय प्रशासन, फिर भू राजस्व और पुलिस, जबकि दोस्तों हमारा स्थानीय स्वशासन या दोस्तों हमारा रिजर्व सब्जेक्ट के तहत नहीं आता था। ठीक है, तो 1/3 4 हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार और देखें, कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन आरक्षित विषय माने गए थे? तो याद रखिए दोस्तों, न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस, जबकि स्थानीय स्वशासन हमारे रिजर्व सब्जेक्ट के तहत नहीं आते थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, हम सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी 1/3 और 4। ठीक है, चलिए 2022 में पूछे गए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या पूछे गए थे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ देखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए क्रिप्स मिशन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों? विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, कह रहा है क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। क्या है? संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। बिल्कुल क्या है दोस्तों, यह स्टेटमेंट जो दिया गया है यह हमारा सही नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ क्या करे दोस्तों? अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, जबकि पहला पॉइंट कह रहा है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, फिर देखिए क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी केवल 2। और फिर दोस्तों हम व्याख्या को देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि क्रिप्स मिशन के अनुसार देश का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस सभा में दोस्तों प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्य और राजाओं द्वारा क्या दोस्तों मनोनीत सदस्य भी होंगे। ठीक है, क्या है यहाँ देखें, कह रहा है क्रिप्स मिशन के अनुसार देश का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस सभा में दोस्तों प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्य क्या है? इस सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्य, ठीक है, और क्या है? राजाओं द्वारा मनोनीत सदस्य भी होंगे। क्या है? और राजाओं द्वारा मनोनीत सदस्य भी होंगे। ठीक है, अतः कथन 1 हमारा सही नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसके अलावा दोस्तों मिशन ने प्रस्तावित किया कि कोई भी प्रांत भारतीय प्रभुत्व में शामिल होने का इच्छुक नहीं है तो एक अलग संघ बना सकता है जिसका एक अलग संविधान हो सकता है। अतः कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट गलत दिया गया था। ठीक है, चलिए 2021 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी केवल 2 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, फिर कह रहा है देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा दोस्तों 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई। तो बिल्कुल दोस्तों हमारा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, चलिए जल्दी से व्याख्या देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार की संतुष्टि नहीं की गई थी। ठीक है,
अतः कथन एक गलत है। यद्यपि 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय परिषदों को महिलाओं को मताधिकार देने के नियम बनाने के लिए कहा गया था, जो संपत्ति, आय और शिक्षा पर आधारित हो। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है इस आधार पर 1919 में मद्रास शहर, ठीक है, कह रहा है 1920 में यात्रावणकोर और झालवाड़, 1921 में बम्बई और मद्रास प्रांत में सीमित मात्रा में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। गोलमेज सम्मेलन ने मत देने के लिए महिलाओं की उम्र 21 वर्ष करने की सिफारिश की थी। ठीक है, फिर देखिए आगे, 1935 के अधिनियम में और अधिक महिलाओं को मताधिकार मिला, लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों 2.5% महिलाओं तक ही सीमित था। ठीक है, उनके लिए संप्रदाय के आधार पर विधानमंडल में स्थान आरक्षित किया गया, यद्यपि वे किसी भी अनारक्षित स्थान पर भी चुनाव लड़ सकती थी। ठीक है, अतः कथन 2 सही है। और दोनों कथन हमारे क्या कह रहे थे एक बार फिर देख लेंगे। ठीक है, यहां देखें क्या कह रहा है। पहला कथन कह रहा था कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई, जो कि गलत है। दूसरा कह रहा है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का क्या दोस्तों प्रावधान किया गया था, तो यह पॉइंट हमारा सही है। कह रहा है कि 1935 के अधिनियम में और अधिक महिलाओं को मताधिकार मिला, लेकिन कुल मिलाकर 2.5% महिलाओं तक ही सीमित था। ठीक है, उनके लिए संप्रदाय के आधार पर विधानमंडल में स्थान आरक्षित किया गया, यद्यपि वे किसी भी अनारक्षित स्थान पर भी चुनाव लड़ सकती हैं। इसलिए हमारा कथन 2 बिल्कुल सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों, आगे के प्रश्न क्या पूछ रहे थे हमारे 2019 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ 2019 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ कह रहा है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है दूसरा कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को क्या किया दोस्तों, सुदृढ़ किया। तो यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर क्या किया दोस्तों, समाप्त कर दिया। ठीक है, फिर देखिए इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को क्या किया दोस्तों, सुदृढ़ किया। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा हमारा कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर क्या किया दोस्तों, समाप्त कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज या क्राउन की संप्रभुता को क्या किया दोस्तों, सुदृढ़ कर दिया। और तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि भारत का राजस्व दोस्तों अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। ठीक है, चलिए चार्टर एक्ट 1813 द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार क्या किया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर कह रहा है यद्यपि उसके चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, इस एक्ट से कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता सुदृढ़ हो गई। अतः कथन 1 और 2 हमारे क्या बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर अगला देखिए, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार एक 15 सदस्यीय परिषद को सौंप दिए गए, जिसके अध्यक्ष को मुख्य राज्य सचिव तथा भारत राज्य सचिव के नाम से जाना गया। ठीक है, गौरतलब है कि 15 सदस्यीय परिषद व भारत सचिव को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना तय किया गया, लेकिन इनका संचालन लंदन से होता था। इसे होम चार्जेज कहा गया। अतः कथन 3 हमारा दोस्तों गलत है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तीसरा कह रहा था कि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 2018 में जो पूछे गए प्रश्न है उसको देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, कह रहा है दोस्तों भारत शासन अधिनियम या भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों गवर्नर जनरल को। क्या है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां यानी कि रेसिड्यूरी पावर किसे दी गई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों गवर्नर जनरल को। ठीक है, फिर देखिए भारतीय
भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, गवर्नर जनरल हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। सारे प्रश्नों को दोस्तों ध्यानपूर्वक देखते चलिए, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी की परीक्षाओं में फैक्ट बार बार रिपीट करते हैं, प्रश्न तो नहीं लेकिन फैक्ट जरूर दोस्तों रिपीट करते हैं। ठीक है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, 2017 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन यानी कि दोस्तों डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? क्या है, कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन यानी कि डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो यहाँ सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। ठीक है, फिर देखिए भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन यानी कि डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। ठीक है, द्वैध शासन का सिद्धांत प्रत्येक प्रांतीय सरकार की कार्यकारी शाखा को आधिकारिक और लोकप्रिय रूप से जिम्मेदार वर्गों में विभाजन को मान्यता देता है। क्या है, द्वैध शासन का सिद्धांत प्रत्येक प्रांतीय सरकार की कार्यकारी शाखा को आधिकारिक और लोकप्रिय रूप से जिम्मेदार वर्गों में विभाजन को मान्यता देता है। ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रारंभ किया गया था, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन यानी कि डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो याद रखें प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए 2016 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, चलिए देखिए कह रहा दोस्तों हमारा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव क्या थे दोस्तों, किससे संबंधित थे? ठीक है, फिर देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों संवैधानिक सुधार। ठीक है, फिर देखिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा दोस्तों हमारा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? तो याद रखिए दोस्तों इसका सही आंसर बिल्कुल हम मार्क करेंगे कि वह है दोस्तों हमारा संवैधानिक सुधार। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2016 में सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा 2016 में पूछा गया था दोस्तों। यहाँ देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा दोस्तों कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्या है, यहाँ देखिए फिर से कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो सही आंसर मार्क करेंगे भारत को डोमिनियन स्टेटस क्या दोस्तों दे देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस क्या दोस्तों दे देना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को क्या दोस्तों डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों 2015 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ, देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, ठीक है, 2015 में जो पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है हमारा केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की क्या दोस्तों अधिकारिता। ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों हमारा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? तो सही आंसर मार्क करेंगे केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। ठीक है, फिर से देखिए कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? तो केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ जो कि हमारा 2015 में पूछा गया था। देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा दूसरा प्रश्न जो कि 2015 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा दोस्तों कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही दिए गए हैं। कह रहा है कि इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। क्या है, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, तो यह पॉइंट गलत दिया गया है। फिर कह रहा है कि इसने ICS में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया। सही आंसर मार्क करेंगे केवल एक। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन हमारे सही हैं। तो पहला कह रहा है कि इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, गलत है। तीसरा कह रहा है कि इसने ICS और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया, तो यह भी दोस्तों हमारा गलत है। ठीक है, तो केवल जो सही पॉइंट दिया गया है वह है कि इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश
सिफारिश की, सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, हमारा बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, इसकी व्याख्या देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा दोस्तों कि भारत में संवैधानिक सुधारों की योजना के साथ मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और इसमें पैथिक लॉरेंस दोस्तों, स्टैफोर्ड क्रिप्स व एबी अलेक्जेंडर शामिल थे। ठीक है, इसमें पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स व एबी अलेक्जेंडर शामिल थे और इसकी सिफारिशें दोस्तों देखेंगे ध्यानपूर्वक निम्न थी। चलिए देखिए, पहला सिफारिश क्या करता है कैबिनेट मिशन, वह कहता है दोस्तों कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए जिसमें दोस्तों ब्रिटिश भारत और देसी राज्य सम्मिलित हों। ठीक है, क्या है, भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी राज्य सम्मिलित हों। दूसरा कह रहा है कि संघीय विषयों, वित्त, संचार तथा विदेशी मामलों के अतिरिक्त सभी विषय एवं अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए। क्या है, संघीय विषयों, वित्त, संचार तथा विदेशी मामलों के अतिरिक्त सभी क्या है, विषय एवं अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया किंतु प्रांतों का समूहीकरण कर परोक्ष रूप से विखंडन को बढ़ावा दिया। क्या है, कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया किंतु प्रांतों का समूहीकरण कर परोक्ष रूप से विखंडन को बढ़ावा दिया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार तथा आईसीएस भारतीय जनपद सेवा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने संबंधी प्रस्तावों से कैबिनेट मिशन का कोई संबंध नहीं था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, 2014 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ 2014 में पूछे गए प्रश्न क्या कह रहे हैं। ठीक है, देखिए कह रहा दोस्तों कि रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी। क्या है, रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी, तो सही आंसर मार्क करेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। क्या है, फिर देखिए कह रहा है कि भारत में या रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी, तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है, इसका डिटेल व्याख्या देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि रेडक्लिफ समिति की नियुक्ति तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जुलाई 1947 में की गई। इस समिति में अध्यक्ष सर रेडक्लिफ के अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के द्वारा नामांकित दो सदस्य भी थे। यह एक परामर्शदात्री समिति थी जिसे ब्रिटिश भारत के विभाजन के पश्चात भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के संबंध में क्या दोस्तों सुझाव देना था। ठीक है, चलिए 2013 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, क्या है, कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा क्या दोस्तों निर्वाचित हुए थे। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, फिर देखिए कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2012 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ। ठीक है, देखिए कह रहा है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं। पहला कह रहा है दोस्तों कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत है। यह प्रावधान दोस्तों 1909 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, ना कि 1919 के अधिनियम के द्वारा। जबकि तीसरा कह रहा है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, तो यह दोस्तों हमारा सही है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ठीक है, फिर देखिए कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं। तो याद रखें दोस्तों, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा कह रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। यह प्रावधान 1909 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, जिसे हम लोग दोस्तों मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, तो यह स्टेटमेंट भी हमारा सही है और सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। ठीक है, देखें कथन 1 और 3 सही है, जबकि प्रश्न 2 गलत है, क्योंकि मुसलमानों को दोस्तों 1909 के मार्ले-मिंटो सुधार द्वारा पहले ही पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दी जा चुकी थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस एक्ट के तहत दी गई थी, तो याद रखिएगा 1909 के मार्ले-मिंटो सुधार के द्वारा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, देखेंगे ध्यानपूर्वक।
कह रहा दोस्तों हमारा क्या प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है। क्या है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो सही आंसर मार्क करेंगे भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दोस्तों हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है वह देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के तहत स्टार्ट हो रहा है हमारा कि राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक संगठन और भारतीय इतिहास के विविध पहलू। क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक संगठन और भारतीय इतिहास के विविध पहलू। ठीक है, 2022 में पूछा गया जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से क्या दोस्तों जुड़ा था या जुड़े थे। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों केवल 3, यानी कि दोस्तों हमारा सही आंसर होगा रास बिहारी बोस। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। कह रहा है पहला बारिंद्र कुमार घोष, दूसरा कह रहा है जोगेश चंद्र चटर्जी, तीसरा कह रहा है रास बिहारी बोस। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन हमारे गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था या जुड़े थे। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी केवल 3rd। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है। चलिए देखिए दोस्तों कह रहा है कि वारिंद्र कुमार घोष हमारे बंगाली क्रांतिकारी आंदोलन यानी कि जुगांतर या युगांतर के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, कह रहा है वारिंद्र कुमार घोष बंगाली क्रांतिकारी आंदोलन जुगांतर या युगांतर के संस्थापक सदस्य थे, वह गदर पार्टी से नहीं जुड़े थे। तो याद रखिएगा पहला हमारा स्टेटमेंट, पहला पॉइंट जो दिया गया था वारिंद्र कुमार घोष यह गलत था। ठीक है, कह रहा है कि जोगेश चंद्र दोस्तों अनुशीलन समिति के सदस्य बने, वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA 1924 के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, वह गदर पार्टी से नहीं जुड़े थे। क्या है, जोगेश चंद्र अनुशीलन समिति के सदस्य बने, वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, वह गदर पार्टी से नहीं जुड़े थे। जबकि तीसरा कह रहा है कि रास बिहारी बोस ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारी नेता थे और वह गदर विद्रोह के प्रमुख आयोजकों में से एक थे, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन 3rd हमारा राइट आंसर है। चलिए देखेंगे आगे क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रश्न जो हमारा 2022 में पूछा गया है वह कह रहा है दोस्तों कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है हमारा कि डच लोगों ने पूर्वी क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किए। ठीक है, क्या है, कह रहा दोस्तों हमारा कि डच लोगों ने पूर्वी क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किए, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, दूसरा कह रहा है दोस्तों कि अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से क्या दोस्तों गोवा को छीन लिया था। क्या है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। तो यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल 2nd और 3rd स्टेटमेंट हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से दोस्तों गोवा को छीन लिया था, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है दोस्तों, यहां नीचे देखिए दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा दोस्तों हमारा क्या, यहां देखिएगा कि उड़ीसा में गंग राजवंश के बाद एक और गौरवशाली राजवंश आया जिसे सूर्यवंशी गजपति कहा जाता है। क्या है, उड़ीसा में गंग राजवंश के बाद एक और गौरवशाली राजवंश आया जिसे सूर्यवंशी गजपति कहा जाता है। इस वंश के अंतिम शासक कखरुआ देव की 1541 में गोविंद विद्याधर ने हत्या कर दी थी, जिन्होंने भोई वंश की स्थापना की थी, अतः कथन 1 हमारा सही नहीं है। ठीक है, कह रहा है उड़ीसा में गंग राजवंश के बाद एक और गौरवशाली राजवंश आया जिसे सूर्यवंशी गजपत कहा जाता है। इस वंश के अंतिम शासक कखरुआ देव की 1541 में गोविंद विद्याधर ने हत्या कर दी थी, जिन्होंने भोई वंश की स्थापना की, अतः कथन 1 हमारा सही नहीं है। जबकि दूसरा और तीसरा पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, केवल 2nd और 3rd स्टेटमेंट हमारा सही है, बाकी के स्टेटमेंट हमारा पहला जो कह रहा है वह गलत दिया गया। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों 2021 में जो पूछे गए प्रश्न है हमारे उनकी तरफ देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ। ठीक है, चलिए देखिए ध्यानपूर्वक, चलिए 2021 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ कह रहा दोस्तों हमारा कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में क्या है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खां
प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। ठीक है, फिर देखिए कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खां, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं, तो आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खां, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं, तो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। ठीक है, 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरबख्श सिंह, श्री प्रेम सहगल व शाहनवाज पर सरकार की प्रतिनिष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। उनका बचाव दोस्तों भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू ने भी किया। क्या है? उनका बचाव भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू ने भी किया। एक संक्षिप्त सुनवाई के पश्चात उन्हें क्या दोस्तों मृत्युदंड सुनाया गया, लेकिन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जन भावना को देखते हुए उनको क्षमा प्रदान कर दिया। इस पॉइंट को याद रखिए। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ, देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ पे कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में क्या है, कह रहा है 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित था, तो सही आंसर दोस्तों मार्क करेंगे वह है हमारा केवल एक, यानी कि भरूच में। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित थे, तो सही आंसर मार्क करेंगे पहला केवल भरूच, जबकि दूसरा और तीसरा हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। यहाँ कह रहा है कि सर थॉमस रो ने जहांगीर से अनुमति लेकर अहमदाबाद, भरूच और आगरा में फैक्ट्रियाँ स्थापित की। चीकाकोल और त्रिचुनोपल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना नहीं था। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, भरूच केवल एक। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2020 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। यहाँ देखेंगे 2020 में जो पूछे गए हमारे प्रश्न थे उनकी तरफ देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी। क्या है, फिर देखिए कि वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए कि वेलेज़ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी, तो वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ठीक है, वेलेज़ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना युवा सिविल सेवा अधिकारियों के सामान्य शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए की थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, भारत के इतिहास के संदर्भ में। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है दोस्तों औरंग, ठीक है, राजकोष का प्रभारी। क्या कह रहा है दोस्तों, औरंग राजकोष का प्रभारी, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, दूसरा कह रहा है दोस्तों बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। क्या है, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है दोस्तों मिरासीदार, कह रहा है राज्य का नामित राजस्व दाता। क्या है, राज्य का नामित राजस्व दाता। तो जो सही स्टेटमेंट है वह है दोस्तों हमारा केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही दिया गया है, बाकी के स्टेटमेंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों औरंग राजकोष का प्रभारी, गलत है। ठीक है, दूसरा कह रहा है बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। तीसरा कह रहा है मिरासीदार, राज्य का नामित राजस्व दाता। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल सेकंड और थर्ड। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्यों गलत दिया गया है देखेंगे यहाँ। ठीक है, कह रहा है कि औरंग पर्शियन भाषा का एक शब्द है। क्या है, यहाँ देखिए कह रहा दोस्तों हमारा कि औरंग पर्शियन भाषा का एक शब्द है। इसका संबंध 17वीं सदी में यूरोपीय कंपनियों के ऐसे गोदामों से था जहां माल बेचने से पहले इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, ये सामान्यतः उन क्षेत्रों में स्थापित होते थे जहां कारीगरों की सघनता होती थी। ठीक है, फिर देखिए कि औरंग पर्शियन भाषा का एक शब्द है। इसका संबंध है 17वीं सदी में यूरोपीय कंपनियों के ऐसे गोदामों से जहां माल बेचने से पहले इकट्ठा किया जाता था। ये सामान्यतः उन क्षेत्रों में स्थापित होते थे जहां कारीगरों की सघनता होती थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखें कह रहा दोस्तों बेनियान या बनिया या वनिया शब्द संस्कृत के वनित से लिया गया है, जिसका अर्थ है दोस्तों व्यापारी। ठीक है, इस शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग भारत में व्यापारिक जातियों के सदस्यों की पहचान करने के लिए किया जाता है। कह रहा है बनिया मूल रूप से बैंकर, साहूकार, व्यापारी और दुकानदार थे। ठीक है, किंतु भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से इनकी भूमिका भी परिवर्तित हो गई। अब यूरोपीय लोगों के सहयोग से काम करने वाले उनके सांस्कृतिक सलाहकार और मार्गदर्शक बन गए। क्या है, ये अब यूरोपीय लोगों के सहयोग से काम करने वाले उनके सांस्कृतिक सलाहकार और मार्गदर्शक बन गए और उनके लिए वस्तुओं की खरीद, आवश्यकता पूंजी की व्यवस्था करने और बाजार तक उनकी पहुंच को आसान बनाना उनका मुख्य
पेशा बन गया, अतः कथन युग्म हमारा 2 सही दिया गया है। तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ देखें, वह कह रहा है कि हमारे जो मिरासीदार मध्यकाल में दक्कन के ग्राम समुदाय, जिसे पंडारी भी कहते थे, कि 3 वर्गों में से एक था। ये प्रायः भूस्वामियों का ऐसा वर्ग था जिनका उनकी भूमि पर वंशानुगत अधिकार होता था और वे राज्य को नियमित भू राजस्व अदा करते थे। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, कथन 2 और 3 सही दिए गए थे, जबकि कथन 1 हमारा दोस्तों वह क्या था, बिल्कुल गलत दिया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा और बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ। देखेंगे हमारे आगे के प्रश्न क्या कह रहे हैं। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलिए। फैक्ट दोस्तों यूपीएससी की परीक्षाओं में रिपीट करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, 2019 में पूछा गया प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों सरतेज बहादुर सप्रू, अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ। क्या है, सरतेज बहादुर सप्रू, अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ। दूसरा कह रहा है केसी नियोगी, सदस्य संविधान सभा। और तीसरा कह रहा है दोस्तों हमारा पीसी जोशी, महासचिव भारतीय साम्यवादी दल। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों हमारे पॉइंट सही दिए गए हैं। ठीक है, सरतेज बहादुर सप्रू दोस्तों कह रहा है कि अखिल भारतीय उदारवादी संघ से संबंधित थे, और कह रहा है फिर कि वह केसी नियोगी संविधान सभा के सदस्य बंगाल के साथ साथ वर्ष 1951 में गठित पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे। फिर कह रहा है तीसरा कि पीसी जोशी वर्ष 1935 में भारतीय साम्यवादी दल के क्या दोस्तों, महासचिव बने। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, व्यक्ति और धारित पद। पहला कह रहा है सरतेज बहादुर सप्रू, अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है केसी नियोगी, सदस्य संविधान सभा। फिर तीसरा कह रहा है कि पीसी जोशी, महासचिव भारतीय साम्यवादी दल। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही पॉइंट सही दिए गए हैं। सरतेज बहादुर सप्रू अखिल भारतीय उदारवादी संघ से संबंधित थे, वहीं केसी नियोगी संविधान सभा के सदस्य बंगाल के साथ साथ वर्ष 1951 में गठित पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे, और पीसी जोशी वर्ष 1935 में भारतीय साम्यवादी दल के महासचिव बने। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी 1, 2 और 3। 2018 में पूछे गए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया। क्या है, कह रहा है 1920 में या 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया। तो याद रखिए ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। ऑप्शन थर्ड हमारा 1, 2, 3 तीनों पॉइंट हमारे सही हैं। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ठीक है, फिर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो पहला कह रहा है कि 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा कह रहा है दोस्तों जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, तीसरा कह रहा है दोस्तों प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे तीनों ही ऑप्शन सही दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। ठीक है, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों हमारा क्या, सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का क्या किया दोस्तों, लेखन किया। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो याद रखिए दोस्तों, पहला कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की 1875 में, याद रखिएगा। फिर कह रहा है दोस्तों दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। तो याद रखें 1858 से 59 में। ठीक है, फिर कह रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। तो याद रखें दोस्तों यह किया था इन्होंने 1882 में। ठीक है, फिर कह रहा है सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। तो वह बने थे दोस्तों हमारे कब, 1863 में। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। इस पॉइंट को याद रखिएगा, नील दर्पण का लेखन किया गया था 1858 से 59 में। सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम भारतीय 1863 में, आर्य समाज की स्थापना 1875, आनंद मठ का लेखन 1882। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है हमारा।
ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा दोस्तों, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्थान और संस्थापक। ठीक है, कह रहा है बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स। क्या है? बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स। तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा क्या है? यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या है? कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। फिर कह रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली। क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज हमारा आर्थर वेलेजली। तो जो इसमें सही आंसर है दोस्तों वह हम मार्क करेंगे। क्या सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों? वह है ऑप्शन बी। केवल सेकंड पॉइंट हमारा सुमेल है, बाकी फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारा दोस्तों गलत दिया गया है। ठीक है, कह रहा है भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा है बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, गलत है। दूसरा कह रहा है कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स, सही दिया गया। तीसरा कह रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया। सही आंसर कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग होगा। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल सेकंड। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या दिया गया है। ठीक है, देखेंगे यहाँ देखिए ऊपर देखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या इसका कह रहा है दोस्तों कि बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के प्रस्ताव पर 1791 में स्थापित किया गया था, ना कि विलियम जोन्स के द्वारा। और कह रहा है कि कलकत्ता मदरसा गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1781 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और तीसरा जो कह रहा था कि फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली, तो याद रखिए फोर्ट विलियम कॉलेज दोस्तों लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1800 में स्थापित किया गया था। अतः केवल युग्म 2 हमारा सुमेलित है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है? कह रहा था कि बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के प्रस्ताव पर 1791 में स्थापित किया गया था। कलकत्ता मदरसा गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा 1781 में स्थापित किया गया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली के द्वारा स्थापित ना करके लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1800 में स्थापित किया गया था। तक केवल युग्म 2 सुमेलित है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों हमारा कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ या स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों कपास, रेशम, सोरा और अफीम। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ या स्टेपल कमोडिटीज कौन थे? तो याद रखिए कपास, रेशम, सोरा और अफीम। ठीक है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ थे कपास, रेशम, सोरा, नील और अफीम। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देख लेंगे कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पेय पदार्थ क्या थे? तो याद रखिए कपास, रेशम, सोरा और अफीम। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब छठे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, यह सारे दोस्तों प्रश्न हमारे 2018 में पूछे गए थे। ठीक है, तो छठा कह रहा है कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? तो कह रहा है कि कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए 7वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, जो कि हमारा 2018 में पूछा गया। कह रहा है कि वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कह रहा है कि सहायता अनुदान व्यवस्था यानी कि ग्रांट्स इन एड की शुरू की गई। तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है दोस्तों कि ग्रांट इन एड्स शुरू की गई। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। तो यह स्टेटमेंट हमारा दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, यह भी स्टेटमेंट दोस्तों हमारा सही है। और तीसरा कह रहा है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, यह स्टेटमेंट हमारा सही है दोस्तों, और पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। ठीक है, कह रहा है वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो याद रखिए दोस्तों सहायता अनुदान व्यवस्था यानी कि ग्रांट्स इन एड शुरू की गई, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा दोस्तों सही दिया गया है। और फिर कह रहा है हमारा क्या कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। सही आंसर मार्क करेंगे केवल फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो याद रखिए सहायता अनुदान व्यवस्था यानी कि ग्रांट्स इन एड शुरू की गई, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। और तीसरा कह रहा है
कि हमारा शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, याद रखें सहायता अनुदान व्यवस्था वुड डिस्पैच के बारे में पूछ रहा था कि कौन से कथन सत्य हैं, तो याद रखें सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई और विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, जबकि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश नहीं की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि उन्होंने मैजनी गैरिबाल्डी शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी थी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे, तो सही आंसर मार्क करेंगे। लाला लाजपत राय के बारे में यह कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, कि उन्होंने मैजनी गैरिबाल्डी शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी और वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे, तो लाला लाजपत राय के बारे में यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। बढ़ेंगे 2017 के प्रश्न की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, और तीसरा कह रहा है सुरेंद्र बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि केवल फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि राधाकांत देव दोस्तों ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। क्या है, राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरा कह रहा है कि गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, तो यह गलत है। और तीसरा कह रहा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, तो यह भी हमारा सही है। ठीक है, यहाँ देखें क्या कह रहा है दोस्तों कि राधाकांत देव कह रहा है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 31 अक्टूबर 1851 को हुई। फिर कह रहा है कि गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी इन्होंने मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1849 में की। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में एम वीर राघवाचारी सुब्रमण्यम अय्यर तथा आनंद चार्लू के द्वारा की गई थी। जबकि तीसरा कह रहा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने की थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है हमारा कि राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। गुजली कह रहा है गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, तो यह गलत है दोस्तों। इन्होंने गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने इन्होंने मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1849 में की थी, ना कि मद्रास महाजन सभा की। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है और सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट और थर्ड हमारा सही दिया गया है। ठीक है, जबकि सेकंड हमारा गलत दिया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए देखिए 2016 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, कह रहा है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था, तो सही आंसर मार्क करेंगे अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। ठीक है, फिर देखिए कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था, तो याद रखिए अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ। 2015 में पूछा गया प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ देखिए। ठीक है, कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। क्या की, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। तो फिर कह रहा है दूसरा कि यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। और तीसरा कह रहा है कि इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, कोई नहीं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की, गलत है। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी, यह भी स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा कह रहा है कि इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की वकालत की, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो कि गलत है दोस्तों, एनी बेसेंट थी। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो बिल्कुल सही है। सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, तो बिल्कुल गलत है। फिर दूसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है,
तो सही स्टेटमेंट वह है हमारा ऑप्शन बी, केवल सेकंड आंसर सही मार्क करेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों एनी बेसेंट थी, जिन्होंने दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बढ़ेंगे 2012 में जो पूछा गया प्रश्न है उसकी तरफ दोस्तों देखेंगे। यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन या नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो सही आंसर मार्क करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्न की तरफ देखेंगे। आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं? ठीक है, यहां देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, सही आंसर मार्क करेंगे वह है हमारा केवल सेकंड और थर्ड, यानी कि ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जबकि पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया का गठन बाबा भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया था। तो सही आंसर मार्क करेंगे केवल सेकंड और थर्ड। ठीक है, फिर देखिए कि निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जबकि दोस्तों हमारा पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 में महाराष्ट्र में की गई और अंबेडकर ने इसकी स्थापना नहीं, जयंत प्रभाकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो दूसरा और तीसरा सही आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और देखेंगे दोस्तों हम 2011 के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है सन 1893 में सर विलियम वेडरबर्न द्वारा तथा W.S. कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? तो याद रखें, भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। ठीक है, फिर देखिए सन 1893 में सर विलियम्स वेडरबर्न द्वारा तथा W.S. कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? तो याद रखिए, भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। एक बार और देखेंगे, सन 1893 में सर विलियम वेडरबर्न तथा W.S. कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की थी? तो याद रखिए, भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों इस पुस्तक में जितने भी हमारे हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न थे उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने पूरी तरीके से हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न दिए गए थे 2011 से लेकर 2023 तक के पूरे प्रश्नों को कवर कर लिया है। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।